नमस्ते बच्चों, आई एम बिफोर यू फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिस्ट्री की चर्चा कर रहे हैं। हिस्ट्री का पहला चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन आज हमारे आज का टॉपिक होगा। आज इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। डियर चिल्ड्रन, hope you are fine and you are fighting against COVID-19 pandemic strongly by staying at your home। बच्चों, ये हमारे लिए अभी टेस्टिंग आवर है। हमें घर पे रहकर पढ़ना है। प्रकृति की मार है जिसको हमें झेलना है। हम टाइम को बर्बाद नहीं करना चाह रहे हैं। हम आते हैं अपने टॉपिक पर। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। मैंने यहाँ लिखा है 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 and this was the outbreak of the French Revolution. This was the day which was the beginning of the French Revolution। इस टॉपिक में जाने से पहले थोड़ा हम लोग इसके इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने पूरे विश्व को 3 कीवर्ड्स दिया। ये कीवर्ड्स क्या था? इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। और रिवॉल्यूशन के बाद जो भी देश अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया के जो भी देश अपने आप को डेमोक्रेटिक सेटअप के अंतर्गत लाया, ये इन 3 वर्ड्स के अंतर्गत लाया। और ये 3 वर्ड्स डेमोक्रेसी का, ये जो 3 वर्ड्स जस्ट मैंने मेंशन किया, ये डेमोक्रेसी का बैकग्राउंड बन गया, आधार बिंदु बन गया। इसके बिना डेमोक्रेसी की हम कल्पना नहीं कर सकते। वी कैन नॉट थिंक अबाउट डेमोक्रेसी विदाउट दीज 3 वर्ड्स। इसके अतिरिक्त फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जहां तक बात है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने क्या किया? सबसे पहले उस जमाने में मोनार्की एक वाइड स्प्रेड टॉपिक हुआ करता था, वाइड स्प्रेड विषय हुआ करता था। देश मोनार्की के अंतर्गत हुआ करता था। इस मोनार्की का खात्मा, एंड ऑफ द मोनार्की, ये एक सबसे बड़ा गिफ्ट रहा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इस विश्व के लिए। इसके अतिरिक्त उस जमाने में जो समाज होता था, सोसाइटी होता था, वह सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिविलेजेज। कुछ खास वर्ग होते थे समाज के जिसको बाय बर्थ प्रिविलेज मिला हुआ होता था और इसको भुगतना पड़ता था। ये एक्सप्लॉयटेशन होता था कुछ अन्य वर्गों के लिए, कुछ अन्य जो अदर ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी होता था, इसको फॉरगो करना पड़ता था, उसको भुगतना पड़ता था। तो ये जो आपका प्रिविलेज बेस्ड ऑन सोसाइटी, इसका खात्मा हुआ, इसका एंड हुआ। ये एक बहुत बड़ी चीज थी, ये गिफ्ट रहा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। इसके अतिरिक्त डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। उसके बाद जो भी सरकारें बनी, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बना, ये जो सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिविलेज, इसका खात्मा हुआ, इसका एंड हुआ। और इसके बदले में सिस्टम ऑफ गवर्नेंस आ गया। और इस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में लोगों ने इक्वलिटी का क्लेम करना शुरू किया, लिबर्टी का क्लेम करना शुरू किया, अपॉर्चुनिटी फॉर गेटिंग जॉब्स, इसका क्लेम करना शुरू किया। तो ये तमाम चीज रहा फ्रेंच रिवॉल्यूशन से संबंधित। अब हम लोग आते हैं कि 14 जुलाई 1789
जैसा कि मैंने कहा कि दिस डेट was the beginning of the French Revolution. अब ये डेट क्यों महत्वपूर्ण रहा? जैसा कि मैंने बताया कि यहां से रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, जिस रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट इतना वाइडली पूरे संसार पर पड़ा। इस रिवॉल्यूशन की शुरुआत 14 जुलाई 1789 से हुआ, 14 जुलाई 1789 से। अब है कि उस दिन क्या हुआ था, उस दिन क्या हुआ था, इसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला, द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी ऑफ पेरिस। और उसी समय में रूमर्स फैला हुआ था कि राजा बहुत जल्दी ही आर्मी को आदेश करने जा रहा है कि वह सिटीजन्स पर, वहां के नागरिक पर ना अंधाधुंध गोलाबारी करने के लिए। रूमर्स स्प्रेड दैट द किंग would soon order the army to open fire upon the citizens. और इसका रिजल्ट क्या हुआ? लोग भयक्रांत होकर के, लोगों में भय व्याप्त होने लगा कि राजा मारने ही वाला है, अपने आर्मी को आदेश करने ही वाला है। Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. और उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने 7,000 की संख्या में मेन एंड वुमन एक संगठन बनाया, पीपल्स मिलिशिया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन तमाम बिल्डिंग्स पर उन्होंने धावा बोलना शुरू किया जो उस मोनार्की से रिलेटेड हुआ करता था, उसका एक सिंबल के रूप में होता था। और उसका मकसद होता था इन सर्च ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन, इन सर्च ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन। और लास्ट में क्या हुआ? फाइनली अ ग्रुप ऑफ several hundred people marched towards the city of Paris and stormed the fortress prison Bastille. Stormed the fortress prison Bastille. Now, for which purpose? To find hoarded ammunition. क्या हुआ इसके बाद? The commander of Bastille was killed and prisoners released. उसमें रोचक बात यह है कि उस समय में 7 ही प्रिजनर्स थे जिसको रिलीज किया गया था। 7 ही प्रिजनर्स था, वह उसको रिलीज किया गया था। और इस तरह से जो फोर्ट्रेस प्रिजन बास्टिल था उसको डेमोलिश किया गया। एंड देन द फोर्ट्रेस प्रिजन वाज डेमोलिश्ड एंड इट्स स्टोन फ्रैगमेंट्स, उसके जो भग्नावशेष थे ना, वेयर सोल्ड इन मार्केट्स। ठीक है, और उसको लेने वाला कौन था? अब बताइए, बास्टिल, फोर्ट्रेस प्रिजन बास्टिल, उसके जो भग्नावशेष थे, स्टोन फ्रैगमेंट्स थे, उनको मार्केट्स में बेचा गया। नहीं, यहां इंटरेस्टिंगली ये देखना है कि उसको लेने वाला आखिर कौन था और आखिर उसको लोग क्यों लेना चाह रहा था। उसको जो मार्केट में बेचा गया, लोग उसको खरीदना क्यों चाह रहा था? इसके पीछे रीजन था कि वह इसको यादगारी के रूप में, सौवेनिर के रूप में रखना चाह रहा था कि आने वाली पीढ़ी जब आएगी तो वह इस चीज को जानेगी कि यही ये जो था एब्सोल्यूट मोनार्की का प्रतीक था, बास्टिल फोर्ट्रेस प्रिजन, और उसी का ये भग्नावशेष है। तो ये एक सौवेनिर के रूप में, एक यादगारी के रूप में उसको वह रखना चाह रहा था, आने वाली पीढ़ी के यादगारी के लिए, उनको स्मारिका के तौर पर उसको रखना चाह रहा था। हम आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और वह टॉपिक है हमारा कि फ्रेंच सोसाइटी
during the late 18th century. French society during the late 18th century, late 18th century. आपको मैं बता दूं कि in 1774 Louis XVI of the Bourbon family of the kings ascended the throne of France at the age of only 20 years. मैं थोड़ा इसके पीछे में जाता हूं कि ये जो लुई 16 था वह लुई 16 ग्रैंडसन था लुई 15 का और लुई 15 जो शासन किया था वह 1715 से लेकर के मई 1774 तक। लुई 15 जो ग्रैंडफादर था लुई 16 का, उसका जो टेन्योर था वह था 1715 टू 1774, मई 1774, और यानी कह सकते हैं कि वह 59 ईयर शासन किया था टिल डेथ। और उसके बाद उसी दौरान लुई 15 के शासन के दौरान उनका एक पुत्र था लुई, जिनको डॉफिन ऑफ फ्रांस नियुक्त कर दिया गया था। ये डॉफिन क्या होता है? यूजुअली इन द सेंस ऑफ द हियर टू द फ्रेंच रॉयल थ्रोन, उत्तराधिकारी के तौर पर, कि लुई 15 के बाद राजा बनेगा, मोनार्क बनेगा लुई। तो डॉफिन के रूप में, डॉफिन ऑफ फ्रांस के रूप में लुई 15 का सन था, पुत्र था लुई, उसको उत्तराधिकारी के तौर पर नियुक्त कर दिया गया था। लेकिन बदकिस्मत यह रहा कि वह 1765 यानी कि 4 ईयर्स एगो, लुई 16 के राज्यारोहण से, एक्सेशन टू थ्रोन्स के 4 ईयर्स एगो 1765 में ट्यूबरक्लोसिस से 36 वर्ष की उम्र में, एट द एज ऑफ 36 ईयर्स, उसकी मृत्यु हो गई थी। और उनका ही सन था, उनको 3 सन हुआ था, लुई 16, लुई 18 और चार्ल्स 10। लुई 16, लुई 18 और चार्ल्स 10, जो बाद में, जैसे लुई 16 का जो टेन्योर रहा वह 1774 से लेकर के 1792 और बाद में जाकर के उनकी मृत्यु हो गई, उनको गिलोटिन कर दिया गया 1793 में। 21 जनवरी 1793 में लुई 16 को गिलोटिन कर दिया गया। और उनकी पत्नी थी मैरी एंटोइनेट, ऑस्ट्रियन राजकुमारी, और उनका भी 9 महीनों के बाद 16 अक्टूबर 1793 में